गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग पद्य खंड शुरू करने वाले हैं। देखिए पहले गद्य खंड शुरू कर चुके हैं, तो आज हम लोग पद्य खंड शुरू करेंगे। तो पद्य खंड का मतलब क्या होता है इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले आप लोग सोचिए, बहुत आज कमेंट आ रहा था कि चीटिंग हो रहा है। तो बताइए आप लोग चीटिंग कैसे हो रहा है? ना किसी के पास पेपर है, यदि किसी के पास पेपर है, यदि चीटिंग कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि चीटिंग करके आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए और क्लास एकदम स्टडी सही से कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। चीटिंग में या कोई क्या कर रहा है उसमें मत ध्यान दीजिए। और रैंक एकदम जो होता है, रैंक में चीटिंग नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग पद्य खंड पढ़ेंगे। पद्य खंड का मतलब क्या होता है, चलिए पहले इसकी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पद्य खंड का मतलब होता है कि जिसमें केवल पोएम, कविताओं का संग्रह हो, कविताओं, ठीक है, उसी को कहते हैं पद्य खंड। तो आज हम लोग पद्य खंड का जिस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कड़बक। हाँ दोस्तों, कड़बक नाम है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इनका जन्म लगभग 1492 ईस्वी में हुआ है और निधन 1548 ईस्वी में। क्योंकि इनका जन्म और जो मृत्यु है सही एविडेंस के साथ पता नहीं है, ऐसा बुक में ही लिखा गया है, तो हम या आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग एकदम कंप्लीट सही से करते हैं। लेकिन देखिए आप लोग क्लास लीजिए, किसी और में मत ध्यान दीजिए कोई क्या कर रहा है, सही से पढ़िए। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, जो काव्य खंड है उसका पहला चैप्टर कड़बक, उसके प्रथम प्रश्न को देखते हैं। कड़बक के कवि कौन है? ठीक है, ध्यान से सुनिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी नाभादास। तो कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर जो है सी है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? और ऑप्शन सुनिए। ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी हार जीत। तो मोहम्मद जायसी की जो कविता है वो कड़बक है, आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1485 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1496 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ है, वो भी कंफर्म पता नहीं है, बुक में ऐसा जिक्र है, आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? चलिए फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। और ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए भक्त काव्य, ऑप्शन बी सूफी काव्य, ऑप्शन सी श्रृंगारिक कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी जी थे वो सूफी कवि थे, आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अमेठी। तो जायसी का जन्म स्थान अमेठी था, अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ए शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी शेख यमरेक, ऑप्शन सी शेख परवेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी के पिता का नाम शेख यमरेक था, आंसर ऑप्शन बी है। देखिए आप लोग सही जवाब तभी दे सकते हैं यदि आप बुक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 को देखते हैं। जायसी क्या थे?
हाँ, जायसी क्या थे? और ऑप्शन सुनिए, ए धनवान, ऑप्शन बी पहलवान, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जो थे ना फकीर थे। क्या थे? फकीर। आंसर जो है ऑप्शन सी है। देखिए, जो भी पोएम दिया गया है काव्यखंड, काव्यखंड जो लिखता है उसको कवि बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग कवि की डिटेल जानकारी आप लोग पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा जानकारी उसके ले लीजिएगा। ऐसे भी कविता का जो क्या कहते हैं पंक्ति, वो भी आता है, ठीक है, उसको भी देखिएगा। मैं मना नहीं करूँगा कि उसको नहीं पढ़िएगा, लेकिन कवि की डिटेल पढ़िएगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 9, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा, ऑप्शन डी शगुन भक्ति काव्य। तो जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। आंसर जो है ऑप्शन बी है, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10 को देखते हैं। जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? यानी जायसी जी जो काव्य लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी अरबी। तो जायसी जी जो काव्य लिखे थे ना वो अवधी भाषा में लिखे थे। आंसर जो है ऑप्शन सी है। एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई कीजिए, नो टेंशन, नो, एकदम बिना टेंशन के पढ़िए, ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इस लॉकडाउन में खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 11 को देखते हैं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन सुनिए और जवाब दीजिए। ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस, जायसी के जो काव्य का मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। आंसर जो है ऑप्शन बी है। हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। जायसी ने रत्सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए। ए प्रेम द्वारा, बी भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी रक्त रूप लय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी है वो रत्सेन तथा पद्मावती की जो कथा को रक्त रूप लय द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जो आंसर है ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 को देखते हैं। जायसी ने रत्सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए अपने आंसुओं से, ऑप्शन बी गंगा जल से, ऑप्शन सी जल से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो जायसी ने रत्सेन एवं पद्मावती की कथाओं को अपने आंसुओं से, अपने अश्रुओं से सींचा है। आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देखते हैं। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? सुनिए ध्यान से, जायसी ने किस दोष से युक्त, उसके पास कुछ ऐसा दोष है, दोष जो खामियां होता है, फिर भी वो उसमें कैरेक्टर फुल है। चलिए ऑप्शन सुनिए। ए जिह्वा दोष, ऑप्शन बी नेत्र दोष, ऑप्शन सी अंग दोष, ऑप्शन डी श्रव्य दोष। तो नेत्र दोष, इसका मतलब है कि जायसी को आंख से संबंधित कोई बीमारी है, ये दोष होते हुए भी फिर भी उसमें गुणवान है। जो आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 को देखते हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? और ऑप्शन सुनिए। ए सरोवर की भांति, ऑप्शन बी कुएं के भांति, ऑप्शन सी समुद्र की भांति, ऑप्शन डी नदी की भांति। तो जायसी का जो काव्य है एक समुद्र की भांति के जैसा व्यापक है, समुद्र की भांति के जैसा फैला हुआ है, ठीक है। जैसे समुद्र का अंत नहीं है, उसी तरह जायसी के काव्य का कोई अंत नहीं है। इसलिए आंसर जो है ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले हम लोग थोड़े से ब्रेक के लिए मस्ती मौज इंटरटेनमेंट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। सभी शिक्षक सावधान, घर से बाहर ना निकले,
क्या पता आपके द्वारा पीटा गया कोई विद्यार्थी पुलिस बन गया हो। चलिए छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन सुनिए, जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इनमें से जो प्रेम के पीर के कवि है वो जायसी जी है। जायसी जो कवि है वो किसके कवि है? प्रेम के पीर के। जो आंसर है ऑप्शन ए। हाँ, प्रश्न संख्या 17 को देखिए, सुनिए ध्यान से। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? और ऑप्शन सुनिए, ई आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। तो जो कड़बक है ना वो पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, जो आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 को देखते हैं। कड़बक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सुनिए, ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो कड़बक के जो रचयिता है वो जायसी जी है। आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 को देखते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? यानी जायसी जी के द्वारा रचा गया जो रचना है पद्मावत, उसकी भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन सुनिए, ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो जो जायसी जी पद्मावत लिखे हैं ना वो अवधी भाषा में लिखे हैं। कौन से भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में लिखे हैं। आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी शगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन सी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा। चलिए फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी की परंपरा ही कवि है। देखिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो ये मत समझिए कि सर इतना फास्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आपको टाइम दिया जाता है तो उस टाइम के अंतर्गत ही आप लोग बताइए। आगे प्रश्न को नहीं देखना है, जितना पढ़ाया जाता है उतना ही देखिए, ठीक है? नहीं तो उसे कोई आप लोग क्लीवर मैन नहीं कहलाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 21 को देखते हैं। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए कमल, ऑप्शन बी कुमुद, ऑप्शन सी सरोवर, ऑप्शन डी दर्पण। तो जायसी जो है ना अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है। जो आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 22 को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? और ऑप्शन सुनिए, ए प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी शाखा के, ऑप्शन सी राम मार्गी शाखा के, ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी शाखा के। इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया है। यदि आप लोग ध्यान से देखे एवं सुने होंगे तब तो इसका जवाब आप लोग को पता हो गया होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जो आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमको बताना है कि जायसी के द्वारा कौन सा रचना लिखा नहीं गया है। चलिए ऑप्शन सुनिए, ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी मृगावती। तो जो मृगावती है ना वो जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, जो कि आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या 24 जो कि पद्य खंड के प्रथम चैप्टर का आखिरी प्रश्न है और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न संख्या 24, पद्मावत किसकी रचना है? एकदम आसान लॉलीपॉप प्रश्न है, ठीक है? चलिए ऑप्शन सुनिए, ए मुल्ला दाऊद की, ऑप्शन बी कुतुबन की, ऑप्शन सी जायसी की, ऑप्शन डी मंडन की। तो जो पद्मावत है ना ये तो जायसी की रचना है, जो कि आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए हम लोग पर डे कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप लोग मस्ती से पढ़िए,
ठीक है। और जो पढ़ाई के जगह पे अनर्गल जो काम हो रहा है वो ऐसा मत करिए, आप लोग एकदम पढ़ाई पे लगे रहिए। अदर कोई क्या कर रहा है उसमें मत ध्यान दीजिए। और जो भी यहाँ होता है ना, चीटिंग नहीं होता है, एकदम ईमानदारी के साथ रैंक बनाया जाता है, ठीक है। वो चाहे मेरे परिवार का कोई लड़का हो या कोई स्टूडेंट हो या किसी का, सब मेरा ही फैमिली है, ऐसा मानकर जो चलेगा वहीं उच्च विचार वाला कहलाता है। तो हम लोग मतभेद नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, खुशहाल रहिए।